नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टेट सब तक के इस एपिसोड पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम आपके सामने है। सियासी तौर पर सत्ता परिवर्तन बिहार में हो गया, लेकिन इस सत्ता परिवर्तन को अस्थायी नहीं माना जाना चाहिए। इसका स्वरूप परमानेंट नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बावजूद करीब 3 दिन का समय बीत गया, लेकिन मंत्रालयों का बंटवारा अब तक दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कि अगले ही दिन मंत्रालयों को बंटवारे की खबर भी लग जाए, लेकिन बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन से ज्यादा विपक्ष परिवर्तन का खेल देखने को मिला। सत्ता के शीर्ष पे तो एक ही व्यक्ति काबिज है, नीतीश कुमार, और पिछले करीब 19 साल से वो काबिज है सत्ता पे। लेकिन विपक्ष परिवर्तन के इस दौर में बिहार की राजनीति में जब दुश्मन का दुश्मन भी जब दोस्त होता है, ये फलसफा जब सामने दिखाई दिए तो इससे राजनीति के बदले हुए रंग और ढंग को कई आधार पर देखा परखा समझा जा सकता है। जी हाँ, बिहार के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक हो गए। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठबंधन हो गया और नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसेमंद साथियों, मजबूत राजनीतिक साथियों के अकाल के दौर में कम से कम एक ठीक ठाक सहयोगी दल बिहार में मिल गया इस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। हालात 2019 के जैसे नहीं कि जब उद्धव ठाकरे की पार्टी भी साथ में थी, यानी बाला साहब ठाकरे की भी विरासत थी तो प्रकाश सिंह बादल की भी विरासत थी, एमजी रामचंद्रन की भी विरासत 2019 की लोकसभा में साथ थी, जयललिता की पार्टी भी तब थी। बिहार में जेडीयू भी थे, नीतीश कुमार भी थे, लेकिन जयललिता 2019 में नहीं थे, लेकिन तमिलनाडु में जो उनकी पार्टी जो सत्ता थी, सीट भला न मिला हो, लेकिन वहां पे मोराल पूरा बनाने के लिए बीजेपी ने साथ खड़ी थी। आज के दौर में उस पार्टी के अस्तित्व का मौजूदा समय में ज्यादा जानकारी नहीं है कि कितने खेमे में बटे हुए हैं। बिहार के भीतर जेडीयू नीतीश कुमार साथ आ गए, बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र में विधायक जरूर है, जनमत नहीं है बीजेपी का। जनमत तो विरासत के साथ जुड़ी हुई है। बाला साहब ठाकरे के विरासत उद्धव ठाकरे के साथ है, शरद पवार के विरासत के साथ है, शरद पवार के साथ है वहां के। लेकिन सबों के बीच जो है चिराग पासवान, वह चिराग पासवान जिनके चिराग मॉडल के सहारे नीतीश कुमार का राजनीतिक चिराग बुझाने की जो कवायद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो की, अब वो चिराग पासवान एनडीए के साथ बहुत सहज नहीं दिखाई देते। नीतीश कुमार को भी उनका लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिहार विधानसभा में उनके एक भी विधायक नहीं है जो नीतीश कुमार की सरकार के लिए जरूरी हो। बिहार विधानसभा में नील बट्टा सन्नाटा की स्थिति है। चिराग पासवान को जो एक विधायक थे नीतीश कुमार के पार्टी में काफी पहले जा चुके हैं, और चिराग पासवान को लोकसभा की 6 सीटें चाहिए, केवल 4 सीटें अभी फिलहाल डिमांड है। लेकिन चिराग पासवान के पास साथ जो लोग हैं उसमें से जिन जिन लोगों को चुनाव में टिकट चाहिए उनसे अधिकांश सीटों पे जेडीयू का कब्जा है, जनता दल यूनाइटेड का। अरुण कुमार, पूर्व सांसद जहानाबाद की सीट जेडीयू के पास है, और जेडीयू के पास है तो नीतीश कुमार अपने कोटे की सीट जो है उन चिराग पासवान की पार्टी को अगर दे देंगे, जिन चिराग पासवान के कारण ही आज उनको यह दिन दिखना पड़ रहा है, कम से कम इस बात की कल्पना तो नहीं की जा सकती है। वाल्मीकि नगर में उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सीट चाहिए। वाल्मीकि नगर की सीट जेडीयू की सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीती हुई सीट जेडीयू को दे दिया था गठबंधन के लिए, और उस समय की राजनीति मजबूरियां ऐसी थी और नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर सीट छोड़ ही नहीं सकते। और कुछ ऐसी भी कुछ सीटें हैं जिसपे नीतीश कुमार छोड़ ही नहीं सकते उसको। खुद चिराग पासवान, जी हाँ, जिस जमुई से सीट सांसद है उस जमुई सीट के ऊपर नीतीश कुमार के बेहद खास, बहुत करीबी, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले कौन, मोहन भागवत, जिनके घर शादी समारोह में पहुंच गए थे, वह अशोक चौधरी जमुई सीट पर नजर गड़ा करके बैठे हुए हैं। यानी चिराग पासवान की करीब करीब सारी सीटें बिहार के भीतर या तो जेडीयू के कब्जे में है या जेडीयू अपने पास ही रखना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है। शपथ ग्रहण समारोह के भीतर भारी मन से ही कैसे ही जेपी नड्डा अपने साथ चार्टर्ड प्लेन के भीतर चिराग पासवान को पटना लेकर के जरूर गए, राजभवन भी जरूर लेकर के चले गए, लेकिन जेपी नड्डा साहब केवल राजभवन तक ले जा सकते हैं, चार्टर्ड प्लेन में बैठा सकते हैं। नीतीश कुमार के दिलों में चिराग पासवान को लेकर के जेपी नड्डा नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है आज के दौर के। तो चिराग पासवान के लिए इस एनडीए गठबंधन में कोई जगह है उनके लिए? और क्या चिराग पासवान के सारे समर्थन में चुनाव प्रचार करने नीतीश कुमार उतरेंगे भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस गठबंधन के भीतर अगर शामिल भी किया तो? इस सारे सवाल इस दौर में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस सवाल को जवाब ढूंढने के लिए जो बिहार के राजनीतिक गलियार से जो भीतर भीतर जो खबरें चलती है वह यही होता है कि चिराग पासवान ने भी प्लान बी के ऊपर काम करना, अगर इन खबरों को माने तो, शुरू कर दिया है।
चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच अच्छे संबंध है बिहार में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जब लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के दौर में ही जब चुनाव हार गए थे 2009 का लोकसभा चुनाव, तो एक साल बाद बंगला बचा रहे, पार्टी की चुनाव चिन्ह के तौर पर बंगला बचा रहे और दिल्ली के भीतर 12 जनपद का भी बंगला उस समय बचा रहे। यही सोच करके लालू यादव ने 3 विधायकों वाले जो है रामविलास पासवान को राज्यसभा पहुंचा दिया था। इसी उम्मीद में 2010 के मई महीने में जब रामविलास पासवान को अप्रैल के महीने में जब रामविलास पासवान को 2010 के भीतर राज्यसभा पहुंचाने का काम लालू यादव ने किया था, इसी आशा में किया था कि 10 के विधानसभा चुनाव और 14 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान साथ रहेंगे। लेकिन लालू जी उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा करते थे। रामविलास पासवान को बहुत अच्छी राजनीतिक केमिस्ट्री भी थी, इसके बावजूद मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे। अब रामविलास पासवान का उनका देहांत हो गया है, उनकी विरासत 2 भागों में बढ़ चुका है, चाचा और भतीजे के बीच। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस और उनके बेटे चिराग पासवान के बीच बढ़ चुका है। लेकिन वोटों की राजनीति जो है, विरासत जो है, वो चिराग पासवान के पक्ष में मोटे मोटे तौर पे। और चिराग पासवान जिस खेमे में रहेंगे 5% के आसपास जो बिहार के पासमानदा समाज का जो वोटर है वो उसका हिस्सा होगा। लेकिन नीतीश कुमार के उस दौर में वोटों की ज्यादा जरूरत भी है नहीं, उनके वोटों को जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब कुछ ही घंटे या कुछ दिनों की बात रही है जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद के लिए औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा, तो फिर उस हालात में नीतीश कुमार क्यों रखेंगे चिराग पासवान को? पुराना दर्द जो एक बार बार उभर के आ रहा है। दूसरी बात, राजनीतिक प्रासंगिकता चिराग पासवान की और फिर चिराग पासवान के राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार की कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सारी बातें जब एक जगह आकर के सिमट जाती है ना, और उससे जो राजनीतिक परिदृश्य उभर करके सामने आता है, उस परिदृश्य में आप झांके तो चिराग पासवान के पास आगामी लोकसभा चुनाव में एक ही विकल्प दिखता है, तेजस्वी यादव का साथ, राहुल गांधी के साथ हो लेना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो नहीं जा सकते, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, लेकिन क्योंकि औपचारिक तौर पर अभी वो एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्नाटक के चुनाव के भीतर जब सच में वास्तविक हनुमान जिसपे बहुत भरोसा था, बजरंगबली और जय बजरंगबली कहने के बावजूद उनके साथ खड़े नहीं दिखाई दिए, तो फिर भला स्वघोषित हनुमान की कौन पूछेगा। और फिर नीतीश कुमार का एक एजेंडा तो पहले ही दिन से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रख करके नीतीश कुमार की विधानसभा में सीटें कम करवा दी थी, उस भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के अंक गणित को देखते समझते हुए परिस्थितियों को उससे समझौता किया जा सकता है। लेकिन चिराग पासवान जिनके पक्ष में न तो अंक गणित बचता है और न ही नीतीश कुमार के दिल में कोई जगह है, ना अर्थमेटिक है ना दिल में जगह है, तो उनके लिए भला नीतीश कुमार लोकसभा जाकर के दिल्ली में आधुनिक मौसम वैज्ञानिक बनने की सूरत हाल पैदा कर देंगे और कैबिनेट वर्क सुनिश्चित कराने में अपने तरफ से वो योगदान देंगे। इस बात को जो है बिहार की राजनीति को समझने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकता है। देखिए आगे क्या हो सकता है। जो अंदर खाने खबरें चलती है वो यही होती है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव प्लान बी के ऊपर काम करना शुरू कर दिए। तेजस्वी यादव के लिए भी वर्तमान समय में चिराग पासवान की जरूरत है, क्योंकि कई सीटों के ऊपर उनके 5% वोटर निर्णायक हो सकते हैं। चिराग पासवान के लिए भी, क्योंकि हाजीपुर सीट की अगर उसको समीकरण को समझे जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं चिराग पासवान, या जमुई सीट को अगर देखें, बहुत सारी चीजें साफ होगी। जमुई सीट से भी सांसद हैं वो चिराग पासवान, अभी हाजीपुर सीट से उनके चाचा सांसद हैं, उनके चाचा की जिद है कि वो हाजीपुर ही चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा है, चिराग पासवान की भी जिद होती है कि या तो वो लड़े या फिर उनके माताजी हाजीपुर से चुनाव लड़े, रीना पासवान जी। अब सीट एनडीए के भीतर किसी एक ही को मिलेगा। जमुई सीट की परिस्थितियां है कि वहां पर अशोक चौधरी को चुनाव लड़ना है और नीतीश कुमार जो है अशोक चौधरी और संजय झा को चुनाव लड़ाएंगे, ये बात कहीं न कहीं तय है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दरभंगा सीट की कुर्बानी संजय झा के लिए देगी, ये कहीं न कहीं ये भी बात है। संजय झा का एहसान जो है कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के साथ विपरीत परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया संजय झा और अशोक चौधरी ने, तो उस हालात के भीतर इन दोनों की सीटों तो छोड़नी ही पड़ेगी।
हाजीपुर की सीट अगर चर्चा करें, अगर जिस पे चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं, पारस भी दावा करते हैं, पशुपति पारस, और हाजीपुर सीट का जो सामाजिक समीकरण होता है ना, वो सीट मोटे मोटे तौर पे अगर कहे तो यादव राजपूत बहुल सीट है। जब बीपी सिंह की लहर थी, ऊपर बीपी सिंह जनता दल के केंद्रीय नेतृत्व के भीतर, नीचे लालू यादव बिहार में, जब दोनों एक साथ थे तो रामविलास पासवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आज चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में रहने पर चिराग पासवान को भरोसा, योगी आदित्यनाथ कैंपेन करने पहुंचेंगे, राजनाथ सिंह कैंपेन करने के लिए आ सकते हैं, चिराग पासवान को राजपूत वोटों में मदद मिल सकती है, राजद के साथ जाने पर फायदा है कि एक छूटेगा तो दूसरा मिलेगा। यानी ये कहे, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ छूटता है तो यादव वोट उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी के भरोसे जो है, जैसे नीतीश कुमार अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, जब से नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पटल पे उनका कदम पड़ा है, तेजस्वी यादव भी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक उसी प्रकार से चिराग पासवान तो अकेले छोड़ दीजिए, किसी न किसी दल के साथ मिल करके संसद की सदस्यता को ही सिक्योर कर सकते हैं, ये किसी तरह लोकसभा वो पहुंच जाए। राज्यसभा चुनाव अभी हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले ही हो रहा है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव के लिए भी उनको राज्यसभा भेजने के लिए, या नरेंद्र मोदी के लिए भी उनको राज्यसभा भेजने के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा, 2026 तक का। और इन 2 सालों के भीतर गंगा से लेकर गंडक नदी तक बहुत पानी निकल चुका होगा। उस समय तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।